आज फिक्र की पॉलिटिकल फाइल दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आधारित है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणामों ने पॉलिटिकल पंडितों के ज्ञान और राजनीतिक दलों के अनुमान दोनों को जलेबी की तरह घुमा दिया है। जो हरियाणा के चुनाव में काफी ट्रेंडिंग रही। स्वाद में मीठी जलेबी सियासत के इस समर में किसी के लिए रस भरी रही तो किसी के लिए इसी जलेबी का राजनीतिक स्वाद काफी फीका साबित हुआ। वैसे हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे भी ट्रेंडिंग रहे। यहां अब्दुल्ला परिवार की सत्ता में वापसी हुई तो मुफ्ती परिवार की राजनीति को आज नतीजों में 440 वोल्ट का करंट लगा। इसीलिए शुरुआत दोनों ही राज्यों के परिणामों से जुड़े 9 बिग पॉइंट से करते हैं। पहली बात, ये लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा का चुनाव था जिसमें हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर, एनडीए और इंडिया का स्कोर बराबर रहा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बरकरार रही तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को जीत मिली। दूसरी बात, हरियाणा के 58 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजनीतिक दल को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली। इस हैट्रिक के साथ बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। तीसरी बात, किसान आंदोलन के नाम पर जो दावे किए गए, बीजेपी के प्रति किसानों में जो नाराजगी बताई गई, कम से कम हरियाणा के चुनावी नतीजों में वो बात सही साबित होती हुई नहीं दिखी। चौथी बात, जाटों को एकजुट करने का कांग्रेस का दांव कामयाब नहीं रहा। जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई में बीजेपी ने कांग्रेस को चित कर दिया। पांचवी बात, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की वापसी हुई थी, विधानसभा चुनाव में उसका कोई असर नहीं दिखा। छठी बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। यहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन बीजेपी जम्मू में ही सिमट कर रह गई और कश्मीर में एक भी सीट न जीतकर वो सत्ता से दूर हो गई। सातवीं बात, जम्मू कश्मीर में इस बार के नतीजे अब्दुल्ला परिवार के लिए शानदार कमबैक जैसे रहे। कांग्रेस से गठबंधन करने का उसे फायदा मिला। आठवीं बात, जम्मू कश्मीर के नतीजे मुफ्ती परिवार के लिए सियासी अस्तित्व का संकट लेकर आए। पीडीपी 3 सीटों पर सिमट गई। महबूबा मुफ्ती की बेटी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। और नौवीं बात, हरियाणा में वोट जाट और गैर जाट वाले जातीय समीकरण पर पड़े। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर मतदान हुआ, जैसे हिंदू बाहुल जम्मू में कमल खिला, जबकि कश्मीर में एक तरफा मुस्लिम वोट पड़े। ऐसे अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा में बीजेपी की जलेबी जैसी मीठी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के भाषण में कैसे कैसे कटाक्ष थे और कौन कौन से सूत्र थे, आपको सुनाते हैं। हरियाणा की जीत हमारी है। हम सबने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया है। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आज के चुनाव नतीजों ने
एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलाया है। आपने पीएम मोदी को सुना तो ये पता ही चल गया होगा कि हरियाणा के परिणाम बीजेपी के लिए उत्साह भरे रहे, तो वहीं कांग्रेस के लिए जलेबी की तरह घुमावदार साबित हुए। बीजेपी ने जहां जीत की हैट्रिक लगाई, जबकि 10 साल बाद राज्य में वापसी करने का कांग्रेस का सपना टूट गया। तो सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया? वो कौन से फैक्टर रहे जिन्होंने बीजेपी की राह आसान बना दी, जबकि कांग्रेस को विपक्ष में बिठा दिया? तो चलिए एक एक कर सारे फैक्टर डेटा के साथ आपको डिटेल में समझाते हैं। चुनाव में हुई वोटिंग और उसके समीकरण को डिकोड करते हैं। आज के हरियाणा नतीजों से पहले तक चर्चा सिर्फ इसी बात की थी कि इस बार कांग्रेस को जाट वोटों का फायदा मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे थे कि जाट वोटर बीजेपी से नाराज हैं और उनका एक तरफा वोट इस बार कांग्रेस को पड़ सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे थे। लेकिन जमीन पर क्या हुआ? जाट वोटों की इनसाइड स्टोरी क्या है? आपको ये आंकड़ा देखना चाहिए। हरियाणा में जाट बहुल 37 सीट मानी जाती हैं। 2019 में बीजेपी ने 12, कांग्रेस ने 14 और जेजेपी ने 7 सीटें जीती थी। अब इस बार का डेटा देखिए। बीजेपी की सीट 12 से बढ़कर 19 हो गई, यानी उसे 7 सीट का सीधा फायदा हुआ। कांग्रेस का आंकड़ा 14 से बढ़कर 16 तो हुआ, लेकिन उसे बीजेपी के मुकाबले ज्यादा लाभ नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। वहीं दुष्यंत चौटाला की जेजेपी का स्कोर 7 से 0 हो गया। अब इसका मतलब समझिए। नंबर 1, जाट वोट पूरी तरह से कांग्रेस की ओर शिफ्ट नहीं हुआ। नंबर 2, बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट वाली लड़ाई में भी जाट बेल्ट में सेंध लगा दी। यहां तक कि जाट लैंड माने जाने वाले भिवानी और जिंद में भी कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका लगा। जाट बेल्ट भिवानी और जिंद में कुल 11 सीट हैं। 2019 में इन 11 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जेजेपी को 4 सीटें मिली थी और अन्य को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार यानी 2024 में बीजेपी को इन दोनों ही इलाकों की 11 सीटों में से 10 पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट ही आई। ये वाकई कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसमें बीजेपी की कौन सी रणनीति काम आई? अब इन 2 चेहरों को देखिए। भिवानी में चुनाव से ठीक पहले किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई, जबकि यहां भी कांग्रेस सिर्फ अपने जाट चेहरे भूपिंदर सिंह हुड्डा के ही भरोसे रही। जाट लैंड की बात हो गई हो तो चर्चा गैर जाट वाले इलाकों की भी कर लेते हैं, जिनमें पंजाबी, गुर्जर और दलित के असर वाली सीटें भी आती हैं। ये आंकड़े क्या बताते हैं, ये भी देख लेते हैं। हरियाणा में 47 सीटें दलितों के प्रभाव वाली हैं, जहां जीत हार यही समुदाय तय करता है। 2019 में बीजेपी 16 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 15 सीटें गई थी। मतलब 5 साल पहले दोनों का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर था। लेकिन इस बार बीजेपी 47 में 25 सीटें जीतने में कामयाब रही, यानी उसे 9 सीटों का बड़ा फायदा हुआ। कांग्रेस का आंकड़ा भी 15 से बढ़कर 20 हो गया, लेकिन वो बीजेपी से आगे नहीं निकल पाई। इसका मतलब ये निकलता है कि कुमारी सैलजा जैसा दलित चेहरा होने के बावजूद दलित वोट कांग्रेस की तरफ उस तरह से शिफ्ट नहीं हुआ जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले दलित नेता अशोक तंवर के बीजेपी से कांग्रेस में आने का भी फायदा उसे नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, दलित वोट बैंक पीएम मोदी के साथ कहीं ना कहीं बना रहा। हरियाणा में पंजाबी मतदाताओं का भी बहुत बड़ा असर चुनाव में पड़ता है, इसलिए हर पार्टी चाहती है कि वो इस समुदाय से भी अपने कैंडिडेट उतारे, खासकर बीजेपी। ऐसा क्यों है, तो इसे भी आंकड़ों से ही समझ लेते हैं। हरियाणा में पंजाबी वोटरों के प्रभाव वाली कुल 11 सीटें मानी जाती हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। इस बार भी नतीजे बिल्कुल वही रहे। इसे आप ऐसे समझिए कि पंजाबी वोटर 5 साल बाद जिस खेमे में था वहां इस बार भी बना रहा, कोई शिफ्टिंग नहीं हुई। नॉन जाट वोटरों में एक बड़ा तबका यादव मतदाताओं का है। यहाँ यादवों के असर वाले इलाकों को अगर देखें तो राज्य में ऐसी 9 सीटें हैं जो यादव बहुल मानी जाती हैं। इनमें से बीजेपी 2019 में 6 सीटें जीती थी, जबकि इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 7 तक पहुंच गया।
मतलब इस बार जाट वर्सेस नॉन जाट वाली रणनीति में बीजेपी यादवों को अपने पक्ष में लाने में ज्यादा कामयाब रही। जाट, दलित, पंजाबी के अलावा नॉन जाट वोटरों में एक समुदाय गुर्जर का भी है। गुर्जर वोटर्स किसकी तरफ गए, किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाया, इसके अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों ने किस पार्टी पर भरोसा जताया, किसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, अब ये गणित जानने के लिए चलते हैं डेटा मुशाय के पास। देखिए, गुज्जर सीट कितना है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो गुज्जर सीट मोर देन 15%, मतलब कितना सीट है जहां पर गुज्जर वोटर 15% से ज्यादा है। तो ऐसा सीट है, देखिए 8 सीट हरियाणा में, और ये क्या थोड़ा ऊपर में आपका कालका, नारायणगढ़ और साउथ हरियाणा में थोड़ा बहुत है। ये सीट का टैली जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सीट का टैली देखेंगे 2019 में बीजेपी 4 और कांग्रेस 4 इक्वली बटा था, बट अभी इस बार देखिए ये बीजेपी 4 से 6 कर लिया और कांग्रेस का जो 4 सीट था वो 4 से 2 पे आ गया। तो मतलब जो बीजेपी यहां पर जो गुज्जर वोट में भी एक कंसोलिडेशन कर पाया। अभी नेक्स्ट जब आ जाता है जो शहरी और ग्रामीण सीटों का नतीजा में, तो ग्रामीण सीट कितना है, तो ग्रामीण सीट कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ग्रामीण सीट डिफाइन कर रहे हैं कितना सीट है जहां पर रूरल पॉपुलेशन 60% से ज्यादा है। तो ऐसा सीट हरियाणा में 62 सीट्स है टोटल हरियाणा में, जहां पर ग्रामीण पॉपुलेशन वो 60% से ज्यादा है। और आप देख लेंगे ये जो रूरल एरिया है, यहाँ पर कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, जो किसान आंदोलन वगैरह फार्मर्स इस एरिया में रहता है तो इसका बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था। देख लेंगे सीट टैली में कैसा है। देखिए अभी 2024 में एक्चुअली रूरल जो सीट्स है, रूरल सीट्स में बीजेपी कांग्रेस से एक सीट में आगे निकल गया, मतलब 30 सीट्स आप देखेंगे बीजेपी 30 सीट्स में इस बार जीत चुका है, जो पिछले बार 2019 में 21 सीट था, तो मतलब 9 सीटों का इनको फायदा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का 25 सीट था, कांग्रेस यहां से 29 सीट्स में 4 सीट का फायदा दिखाई दिया, और जेजेपी का जो 9 था वो 0 हो गया था। तो मतलब जो रूरल सीट्स है, रूरल सीट्स में भी बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गया। अभी देख लेंगे अर्बन सीट्स। अर्बन सीट्स मतलब जहां पर अर्बन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 60% है, जैसे रूरल का हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो अर्बन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 60% है। ऐसा सीट हरियाणा में कितना है, ऐसा सीट है हरियाणा में 20 सीट्स है, जहां पर अर्बन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 60%, इसको हम लोग शहरी सीट मान सकता है। अभी इस सीट में सीट टैली वाइज अगर आप देख लेंगे, देखिए पिछले बार भी बीजेपी शहरी सीट में अच्छा किया, लेकिन इस बार उससे भी अच्छा कर लिया। आप देखेंगे पिछले बार 13 सीट 2019 असेंबली में 13 सीटों में बीजेपी आगे था, अभी 14 सीटों में आगे है, जीत चुका है। तो और कांग्रेस 5 सीट में जो जीत चुका था, अभी 4 सीटों में जीत चुका है। तो देखिए ये जो गैप था 13 - 5 और इधर 14, मतलब 10 सीटों में इधर बीजेपी को एडवांटेज मिल चुका है। तो देखेंगे अर्बन में तो बीजेपी अच्छा ही किया, रूरल में भी कांग्रेस से काफी टक्कर दिया, और सीट में कांग्रेस से 1 सीट ज्यादा बीजेपी को मिला है। वैसे आप हमारे साथ बने रहें, डेटा मुशाय आपके पास फिर वापस आएंगे इस बार, लेकिन बीजेपी को भी शायद यही लग रहा था कि नतीजे उसके खिलाफ आ सकते हैं, इसीलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह किला मजबूत करने के लिए उत्तराखंड और गुजरात मॉडल पर काम करना शुरू किया। बीजेपी का ये दाव आपको जानना चाहिए। गुजरात में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदला गया। गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल सीएम बने, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी सीएम बने, और हरियाणा में मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी सीएम बने। गुजरात में बीजेपी ने तब 33 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे थे, उत्तराखंड में बीजेपी ने तब 13 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया था, और इस बार हरियाणा में बीजेपी ने 16 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा था। गुजरात में तब इसका फायदा यह मिला कि एंटी इनकम्बेंसी से उलट बीजेपी ने 152 सीटें जीती थी। उत्तराखंड में भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन इसके उलट बीजेपी ने यहां 47 सीट जीतकर सरकार बनाई, और अब हरियाणा में भी विरोध की कोई लहर नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। एक बड़ी बात यह भी रही कि जिस पर शायद आपका ध्यान ना गया हो, हरियाणा में पूरे चुनाव के दौरान स्थानीय नेता और संगठन फ्रंट पर रहा, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी पीछे से काम करते रहे, दिशा निर्देश देते रहे। मतलब लीड तो उन्होंने किया, लेकिन फ्रंट से नहीं, बल्कि इस चुनाव अभियान की रीढ़ बनकर। अब इसे एक आंकड़े से समझ लीजिए। हरियाणा में 2014 में पीएम मोदी की 10 रैलियां हुई थी, 2019 में यह आंकड़ा घटकर 6 तक पहुंच गया। इस बार उन्होंने सिर्फ 4 जनसभाएं की, यानी पीएम मोदी ने 2014 के मुकाबले 60% कम रैली की।
स्थानीय नेताओं और संगठन को आगे रखा और जमीन पर बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई। एक और फैक्टर बीजेपी के लिए हरियाणा में प्लस साबित हुआ है। इस फैक्टर को आप एकला चलो वाली नीति से जोड़ सकते हैं। यानी इस बार बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन नहीं किया और नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा मिला। हरियाणा में पिछली बार जेजेपी 10 सीटें जीती थी, इस बार उसका खाता तक नहीं खुला। जेजेपी की इन 10 सीटों में से 4 बीजेपी के खाते में चली गई, जबकि 6 कांग्रेस ने झटक ली। हमने आपको इसी शो में एक सप्ताह पहले बीजेपी का जीटी रोड वाला तिलिस्म दिखाया था। इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए राहुल गांधी खुद हरियाणा की जमीन पर उतरे थे। सोनीपत से लेकर अंबाला तक पड़ने वाली इस जीटी रोड बेल्ट पर उन्होंने फोकस किया था। यहां बीजेपी के किले में सेंध लगाने के लिए उन्होंने यात्राएं भी निकाली थी। कांग्रेस ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत ही इसी जीटी रोड वाले बेल्ट से की थी और इसके जरिए 10 विधानसभा सीटों को कवर किया था। लेकिन नतीजों में क्या रहा? क्या राहुल गांधी ये तिलिस्म तोड़ पाए? तो सबसे पहले आपको यहां का गणित समझना चाहिए। दिल्ली से चंडीगढ़ को जाने वाली रोड के अगल बगल के 6 जिले जीटी रोड बेल्ट में आते हैं। इसमें कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल और अंबाला की 23 सीटें शामिल हैं। यहां जाटों की संख्या सेंट्रल हरियाणा के मुकाबले कम है। ये बेल्ट ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, सैनी और दूसरी ओबीसी जातियों से मिलकर बना है। इन समुदायों में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है। बीजेपी ने 2014 में इस इलाके की कुल 23 सीट में से 21 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी 12 सीट जीती थी और कांग्रेस को 9 सीट मिली थी। राहुल गांधी इस बार ये करिश्मा न सिर्फ दोहराना चाहते थे, बल्कि अपनी यात्रा से इसमें इजाफा भी करना चाहते थे। लेकिन इस बेल्ट ने इस बार के नतीजे बताते हैं कि उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं मिला और अब तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी इस बार 14 सीटें जीत रही है और ये 2019 के मुकाबले 2 सीट अधिक है। मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। एक नहीं हो सकती, कई होती हैं और इसको हम देखें और आगे के लिए हम कांग्रेस पार्टी इंट्रोस्पेक्शन करके आगे बढ़ें, क्योंकि लोगों की भी उम्मीदें हैं और हमारा सबसे ज़्यादा कोई निराश होगा तो हमारा वर्कर होगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है और नरेंद्र मोदी जी जो देश को तेजी से आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये उसकी जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है। इस जीत में एक बड़ा फैक्टर धर्मेंद्र प्रधान रहे। हरियाणा में बीजेपी चुनाव प्रबंधन की टीम का गठन 16 जून को हुआ था और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था। उस समय बीजेपी के लिए हरियाणा का चुनाव जीतना आसान नहीं दिख रहा था। जिम्मेदारी मिलने के बाद हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने साइलेंट शिल्पकार के तौर पर हरियाणा को ही अपना दूसरा घर बना लिया और ग्राउंड जीरो में लगातार डटे रहे। उन्होंने हरियाणा में चुनाव मैनेजमेंट का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। रोहतक, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना कैंप स्थापित किया और चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया इंटरव्यू से वो दूर रहे। उनका पूरा ध्यान कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने और उन्हें प्रेरित करने पर था। ग्राउंड जीरो पर जाकर धर्मेंद्र प्रधान ने छोटी छोटी बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में वो कार्यकर्ताओं से रियल टाइम फीडबैक लेते और पार्टी नेतृत्व को अवगत कराते रहे। प्रधान ने राज्य की छोटी बड़ी हर घटना के बारे में केंद्रीय नेतृत्व और खासकर गृह मंत्री अमित शाह को लूप में रखा और समस्या का निस्तारण तुरंत किया।
इस प्रक्रिया में उन्होंने तुरंत पार्टी की कमियों को दुरुस्त करने का काम किया। हरियाणा में उन्होंने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाया। एक समय ऐसा आया जब लगा बीजेपी के बागी उम्मीदवार पार्टी का सारा खेल बिगाड़ देंगे और 2 दर्जन से ज्यादा बागी नेता चुनाव लड़ने पर उतारू हो गए। लेकिन यह धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम की सफलता थी कि नॉमिनेशन की पर्ची वापस लेने की तिथि नजदीक आते आते 3 ही बागी बचे रह गए थे। उन्होंने एक एक बूथ को मॉनिटर किया और कमजोर बूथों की पहचान करके दूसरे दलों के मजबूत कार्यकर्ताओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं को टीवी और सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ चल रही गॉसिप से निराश न होने की सलाह दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीन पर दोगुने जोश के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पार्टी के मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से बनाए रखा और सुनिश्चित किया कि पार्टी का संदेश सही तरीके से जनता के बीच पहुंच सके। इस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में चुनाव मैनेजमेंट को एक नई दिशा दी, जिसमें जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद और त्वरित कार्रवाई शामिल थी। उनकी ये रणनीति पार्टी के लिए जलेबी की तरह मीठी साबित हुई। बीजेपी को जीत मिल गई। जाहिर है सीएम भी उसका ही बनेगा, जिसकी रेस भी अब शुरू हो चुकी है। अनिल विज खुद को इस दौड़ में अभी से आगे बताने लगे हैं। वैसे वो वोटिंग के दौरान भी अपनी ये इच्छा जता चुके हैं। आज भी उन्होंने यही संकेत दिए। साथ में ये भी कह दिया कि ये जीत मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी की वजह से नहीं, बल्कि पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की वजह से मिली है। आप भी सुनिए और समझिए भी अनिल विज की ये मंशा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। मनोहर लाल जी जिस गति से देश को आगे लेके जाना चाहते हैं और जो कुछ उन्होंने किया है, ये उसकी जीत है। हम जीत गए, हमें सबने समर्थन किया। मैं अगर पार्टी बनाएगी तो इनकार नहीं करूंगा, अगर हाईकमांड बनाएगी तो इनकार नहीं करूंगा। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस की हार की फिक्र वाला विश्लेषण करते हैं। हरियाणा में एग्जिट पोल कांग्रेस को जलेबी खिला रहे थे। परिणाम आने से एक दिन पहले हुड्डा परिवार की तरफ से गोहाना के मशहूर मातूराम हलवाई को जलेबी का ऑर्डर दिया गया था। दिल्ली से रोहतक तक जलेबी बांटने की तैयारी थी, लेकिन नतीजों के दिन जलेबी की दिशा घूम गई। चुनाव नतीजों ने कांग्रेस के लिए जलेबी का स्वाद बिगाड़ दिया। कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम हो गई। फिक्र के लेंस से देखने पर कांग्रेस की हार के फैक्टर क्या रहे, आइए वो भी आपको बताते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद को लेकर गुटबाजी ने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हुड्डा और सैलजा के बीच की तनातनी चुनाव में भारी पड़ी। 14 दिनों तक सैलजा की नाराजगी को बीजेपी भुनाने में कामयाब रही। दलितों में जाट सीएम को लेकर भावनाएं आहत हुई। वहीं राहुल 14 दिन बाद सैलजा को अहमियत देते दिखे तो जाटों में संदेश गया कि जीतने पर राहुल सीएम की कुर्सी दलित महिला को सौंप सकते हैं, जिससे जाट और दलित दोनों पार्टी से खिसक गए। सूत्रों के अनुसार टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को तरजीह देना भी कांग्रेस की हार का कारण बना। इसके अलावा गैर जाट वोटों को पार्टी पूरी तरह साधने में नाकाम दिखी। छत्तीसगढ़ की तरह हरियाणा में जीत का अति आत्मविश्वास कांग्रेस के खिलाफ गया। किसान आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के फेवर में नहीं गया। अग्निवीर और पहलवान मुद्दे का भी कोई असर नहीं दिखा। इसके अलावा कांग्रेस को पीएम मोदी के खिलाफ आक्रामक प्रचार से नुकसान हुआ। हरियाणा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का न बन पाना भी हार का एक फैक्टर साबित हुआ। वैसे आज के चुनाव में विवाद की झलकियां भी दिखाई दी। शुरुआती रुझानों में आगे चलने वाली कांग्रेस जब हरियाणा में पिछड़ गई तो उसने चुनाव आयोग पर देर से आंकड़े अपडेट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या प्रशासन पर बीजेपी का दबाव था। आखिर डेटा अपडेट करने में देरी क्यों हुई? काफी आश्चर्यजनक बातें निकल कर आई हैं। 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं। जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी,
वहां हम हारे। जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया। लोकसभा में भी अगर आपने देखा हो, अचानक रोक दिया गया, आंकड़े अपडेटेड नहीं है, आप चौथे पांचवें राउंड के बाद अपडेट कर ही नहीं रहे, और आप सब जो चैनल्स दिखा रहे हैं जैसे हमेशा दिखाते थे, आप खुद काउंटिंग सेंटर से अपडेट करते रहते थे 11 राउंड हो गए, 12 राउंड हो गए, अब आप भी वो नहीं दिखा रहे, आप भी निर्भर कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। जयराम रमेश का अपना काम है और वो शुरू से ही अपने काम में लगे हुए हैं। कभी अगर युवाओं की कोई लिस्ट निकालने की रिजल्ट बात हो, उसको भी रोकने के लिए चले जाते हैं, उनका काम है। वैसे कांग्रेस की इस राजनीति पर आज पीएम मोदी ने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कुछ देर पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कहा कि हारने के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था। चुनाव के दौरान भी ये लोग, इनको सहयोगी दल, इनके अर्बन नक्सल साथी कितनी बार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और किस लिए? ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। हरियाणा के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां कांग्रेस अकेले तो नहीं लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बना रही है। 10 वर्षों के बाद हुआ चुनाव काफी बंटा हुआ दिखा। कश्मीर में पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कब्जा रहा, तो जम्मू क्षेत्र में हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन इस चुनाव के बाद अगर सबसे बड़ा विनर बनकर कोई उभरा है तो वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला। इसे आप जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला रिटर्न्स भी कह सकते हैं। इससे साफ हो रहा है कि अब्दुल्ला परिवार का जनाधार बरकरार है। आज के नतीजे ये भी बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन में लोगों को पसंद आया है। जम्मू में बीजेपी का दबदबा कायम है, लेकिन अगर सत्ता में आना है तो कश्मीर के इलाके में भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा, जीत दर्ज करनी होगी। पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा भी चुनाव हार गई, यानी अलगाववाद और पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट रहने वाली आवाजों को जनता ने नकार दिया है। आतंकी अफजल गुरु के भाई को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इसका सीधा मतलब है कि कश्मीर की जनता को अलगाववादी चेहरे पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है, यानी जम्मू कश्मीर में नए दल के पांव जमाने की संभावना बरकरार है। ऐसे आज के नतीजों से जम्मू कश्मीर में बीजेपी को भी कुछ संकेत मिले हैं। बीजेपी को यह समझना होगा कि सिर्फ हिंदू इलाके में जीत से सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता में आने के लिए बीजेपी को कश्मीर में भी जीत दर्ज करनी होगी। बीजेपी के लिए संदेश ये भी है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता के लिए स्थानीय पार्टी को साथ लेना होगा। इसके अलावा पार्टी ये भी समझे कि जम्मू में अनुच्छेद 370 पर फायदा हुआ, लेकिन कश्मीर में ये फायदेमंद नहीं रहा। और एक जरूरी बात यह भी है कि स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस करना जरूरी है। सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने से सत्ता की चाबी नहीं मिलेगी। जनता ने सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती को भी संदेश दिए हैं, क्योंकि इस चुनाव में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उन्हें सिर्फ 3 सीटें और 8.87% वोट मिले हैं। पाकिस्तान के लिए पीडीपी का सॉफ्ट रवैया लोगों को पसंद नहीं आया। अलगाववादियों का समर्थन करने का फायदा उन्हें नहीं मिला। राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करने का नुकसान हुआ। पीडीपी और मुफ्ती परिवार के लिए राजनीतिक संकट है, क्योंकि इल्तिजा भी चुनाव हार गई हैं। यानी मुफ्ती परिवार की अगली पीढ़ी को जनता ने नकार दिया है। पीडीपी को इन नतीजों पर बहुत ईमानदारी से सोचना होगा, और उनके पास 5 वर्षों का वक्त भी है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव अब 5 वर्षों के बाद ही हैं। अब बात जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों में छिपे एक और बड़े फैक्टर की करते हैं। ये फैक्टर आपको सिर्फ फिक्र की फैक्ट रिपोर्ट में ही दिखेगा। जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव परिणामों में अलगाववादियों को पूरी तरह से नकार दिया है। अलगाववाद के कट्टर समर्थक उम्मीदवारों को करारी हार मिली है। अलगाववादियों के मुद्दे से सीमा पार बैठे पाकिस्तान को भी करंट लगा है।
इंजीनियर रशीद की इत्तेहाद आवामी पार्टी यानी AIP से सिर्फ एक उम्मीदवार को जीत मिली है। लंगेट से इंजीनियर रशीद के भाई चुनाव जीते हैं। सीट पर इंजीनियर रशीद का असर पड़ा है, हालांकि बाकी सभी उम्मीदवार हार गए हैं। इसके अलावा प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के समर्थन से खड़ा हुआ एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। आजादी चाचा के नाम से मशहूर कट्टर अलगाववादी सरजान बरकाती भी दोनों सीटें बीरवा और गांदरबल से चुनाव हार गए। गांदरबल में बरकाती को कुल 438 वोट पड़े, जबकि बीरवा में बरकाती को 12,282 वोट मिले। जम्मू कश्मीर की जनता ने कैसे पाकिस्तान को वोट की ताकत दिखाकर झटका दे दिया, अब उसका विश्लेषण करते हैं। अलगाववादियों की हार यह बताती है कि अब जम्मू कश्मीर की जनता विकास की मुख्य धारा में देश के साथ जुड़ना चाहती है। अलगाववादियों की पाकिस्तान परस्त राजनीति से मुक्ति पाना चाहती है। कट्टर अलगाववादियों के सहारे जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले पाकिस्तान को ये जनता का संदेश है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जनता अब उसी का साथ देगी जो उनकी बात करेगा। सीमा पार की भाषा बोलने वालों को अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। वैसे इस बार बीजेपी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कई मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया था, लेकिन वो भी नहीं चला। हरियाणा में बीजेपी ने 2 मुसलमान प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन दोनों चुनाव हार गए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 10 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी उम्मीदवार को वहां जीत नहीं मिली। एक उम्मीदवार तो ऐसा रहा जिसे सिर्फ 479 वोट मिले हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का नतीजा बीजेपी के लिए काफी संतोषजनक रहा है, जहां बीजेपी ने कश्मीरी पंडित शगुन परिहार को टिकट दिया था। उन्होंने वहां से जीत दर्ज की है।